नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी है वहाँ की जेनजी पीढ़ी की, जिन्होंने सरकार को सीधी चुनौती दी। और जानते हैं क्या? वो जीत भी गए। ये एक मॉडर्न डिजिटल क्रांति की कहानी है, जो दिखाती है कि जब एक पूरी पीढ़ी एक साथ खड़ी हो जाए, तो क्या कुछ हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब कोई सरकार सोशल मीडिया पर ही टैक्स लगाने की कोशिश करे। नेपाल में इसी एक सवाल ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दे दिया जिसने पूरे देश को सच में हैरान कर दिया। चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक टैक्स से, एक ऐसा टैक्स जो शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही था। और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन की आग को भड़का दिया। तो हुआ ये कि सरकार ने एक दो नहीं बल्कि 6 नए टैक्स लगाने का प्लान बनाया। इसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर टैक्स और ऑनलाइन जो भी लेन देन होता है उस पर भी टैक्स शामिल था। और ये सब कब हो रहा था? ऐसे वक्त में जब देश में महंगाई पहले से ही आसमान छू रही थी और युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बस युवाओं के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और यहीं से मैदान में उतरती है एक नई पीढ़ी। आखिर ये प्रदर्शनकारी थे कौन? ये थे नेपाल के जेनजी, देश के पॉलिटिकल सीन में एक नई और बहुत ही पावरफुल ताकत। तो जब हम जेन-ज़ी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान। इनमें स्टूडेंट्स थे, फ्रीलांसर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे। मतलब ये वो सभी लोग थे जिनकी जिंदगी और जिनकी कमाई डिजिटल दुनिया से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। और जो बात इस आंदोलन को सबसे अलग बनाती है वो ये थी कि इसका कोई एक लीडर नहीं था। जी हाँ, कोई एक चेहरा नहीं था। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, बिल्कुल पीसफुल। ये विरोध करने का एक बिल्कुल नया स्टाइल था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। प्रदर्शनकारी बहुत ही अनुशासित और शांत थे। और अपनी बात कहने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? म्यूजिक, मीम्स, डिजिटल पोस्टर्स, मतलब एकदम क्रिएटिव तरीके। और ये आंदोलन सिर्फ काठमांडू तक ही नहीं रहा, बल्कि पोखरा और दूसरे बड़े शहरों में भी तेजी से फैल गया। हालांकि जैसा मैंने कहा, यह आंदोलन लीडरलेस था, लेकिन एडवोकेट समीक्षा बसनेत, जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, वो इसकी एक बहुत ही अहम आवाज और पब्लिक फेस बनकर सामने आई। उन्होंने इस आंदोलन को एक पहचान देने में काफी मदद की। अब बात करते हैं इस आंदोलन के सबसे शक्तिशाली हथियार की, और वो था डिजिटल मेगाफोन। आइए देखते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन कैंपेन ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी। सिर्फ तीन सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हैशटैग्स ने इतिहास बना दिया। हैशटैग इनफ इज इनफ, मतलब बस बहुत हुआ। हैशटैग यूथ फॉर नेपाल, यानी नेपाल के लिए युवा। और हैशटैग कैंसिल सोशल मीडिया टैग्स। इन्हीं हैशटैग्स ने ऑनलाइन दुनिया में सबको एक साथ जोड़ा और आंदोलन का मैसेज हर कोने तक पहुंचा दिया। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा था। नहीं, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी जान ही डिजिटल क्रांति थी। मतलब इसे पूरी तरह से इसी ने चलाया था। और इस लड़ाई के मैदान कौन से थे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी जगहों पर यह कैंपेन जबरदस्त वायरल हो गया। इससे पता चलता है कि इन युवाओं की डिजिटल स्ट्रैटेजी कितनी सॉलिड और असरदार थी। तो इतना सब जो ऑनलाइन प्रेशर बना, उसका नतीजा क्या निकला? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये डिजिटल विरोध एक असली जीत में बदल गया और प्रदर्शनकारियों की मांगें बिल्कुल साफ थीं। तो इन युवाओं की 5 मुख्य मांगें क्या थीं? पहली, टैक्स पॉलिसी में सुधार करो, क्योंकि मौजूदा नीतियां नए स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स को नुकसान पहुंचा रही थीं। दूसरी, सोशल मीडिया टैक्स को तुरंत वापस लो, क्योंकि ये नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता था। तीसरी, रोजगार बढ़ाओ। चौथी, सरकारी खर्च में कटौती करो, जो नेताओं की लग्जरी लाइफस्टाइल के खिलाफ एक सीधा संदेश था। और पांचवी, भ्रष्टाचार पर एक्शन लो। और इसका असर क्या हुआ? देखिए, शुरुआत में तो सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब देश भर में लाखों युवा सड़कों पर उतर आए तो दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को झुकना पड़ा। और आखिरकार टैक्स का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। ये युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस आंदोलन की विरासत क्या रही? क्या ये सिर्फ एक टैक्स बिल के बारे में था? नहीं, ये नेपाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़।
इस आंदोलन के बाद युवाओं के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस और उनकी भागीदारी में जबरदस्त उछाल आया। सांसदों को डिजिटल टैक्स कानूनों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ा और देश में डिजिटल इकोनॉमी फ्रेंडली नीतियां बनाने पर एक नया फोकस शुरू हुआ। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ये आंदोलन कभी भी सिर्फ टैक्स के बारे में था ही नहीं। ये यूथ एम्पावरमेंट यानी युवा सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। इसने ये साबित कर दिया कि नागरिकों और सरकार के बीच पावर का जो डायनामिक है वो बदल सकता है। और इस पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में छिपा है। नेपाल की राजनीति को जेनजी ने हिलाकर रख दिया है। ये लाइन इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या नेपाल की जेनजी ने दुनिया भर के आंदोलनों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया मॉडल तैयार कर दिया है? क्या ये पॉलिटिकल बदलाव का नया तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।